8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 जो आपके 8 तारीख को जो आपके गणित का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक मॉडल पेपर की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके समझाएंगे कि आपको सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये कोई एक रियल पेपर नहीं है, केवल मैं आपको पहले बता देता हूँ मॉडल पेपर है। जिसको रियल पेपर चाहिए वो भी वीडियो को बंद कर सकते हैं, और जिसको गणित को समझना है, सीखना है, वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस आपके जो गणित का एक मॉडल पेपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। संख्या बदलेगी, लेकिन सवाल करने का जो तरीका अगर आपको आता है तो आप सवाल को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपकी ये है कि 1/2 और 1 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार की संख्या पूछे कि दो परिमेय संख्या देखिए आपको पूछे कि इनके बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होती है, तो हमेशा जो इसका उत्तर आता है वो अनंत आता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यह आप जो विशेष तौर पे याद कर लें, कितना आंसर आएगा इसका, अनंत आएगा। अगला प्रश्न आपके 81 को किस संख्या से विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम 81 को गुणनखंड कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा जो होगा 3 के जोड़े बनाने के बाद में जो एक्स्ट्रा नंबर होगा उससे भाग करना पड़ेगा। तो 81 में 3 का भाग जाएगा 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो इसमें देखो 3 का जोड़ा तो 1 बन जाएगा ये, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, इसको एक तो ये बन जाएगा, बचेगा कि ये 3 एक्स्ट्रा बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 81 को मान लो हम इस 3 से भाग कर दें, तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण घन संख्या बच जाएगी। तो किससे भाग करना पड़ेगा, ये 3 का जोड़ा बनने के बाद में, ट्रिपलेट बनने के बाद में जो ये 3 बच रहे हैं, ये वाले 3, इसका हम भाग करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपके 3 आ जाएगा। अब आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 16 को किससे भाग करें, 16 को किससे भाग करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको 16 के गुणनखंड करने, ठीक है, और फिर आपको इस प्रकार से देख लेना है कि कौन सा जो संख्या एक्स्ट्रा है वो उसका फिर आपको भाग करना पड़ेगा। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो 2 का भाग कर देंगे। 32 होगा तो फिर आपको 4 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी संख्या आपको निकाल लेनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, और पीडीएफ में डाल दूंगा आज, यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप श्री राम क्लासेस के नाम से है, और ये स्पेलिंग आपको टाइप करनी है, या फिर लिंक जो नीचे दे रखा है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर मैं आपको इसकी सारी पीडीएफ वगैरह आज जो अपलोड कर दूंगा। पहले के जितने पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मैंने एक तो आपके जो मॉडल पेपर, जो रियल मॉडल पेपर आपके बोर्ड की ओर से जारी हुआ था, उसकी तो मैंने आपको पहले ही सोल्व करके डाल रखा है, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके हैं कि 60 विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं। तो आपको ये बताना है कि रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप रुचि रखने वालों की संख्या ज्ञात कर लो और उसको 60 में से घटा लो। दूसरा तरीका ये है कि कितने विद्यार्थी जो रुचि नहीं रखते हैं, तो 25% रखते हैं तो 100 में से 25 को माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेंगे 75% वो रुचि नहीं रखते हैं। तो या तो आप सीधा ही 60 का 75% ज्ञात कर लो, या फिर 60 का 25% ज्ञात करके वो जो संख्या है उसको 60 में से घटा लो। दोनों तरीके एक जैसे, उत्तर सेम ही आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि 60 का हम पहले रुचि रखने वाले का ज्ञात कर लेते हैं, कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 का है जो 25% ज्ञात करना है। तो 60 का 25% यानी 60 × 25 और बट्टे में आएगा 100। प्रतिशत में दे रखा और उसको संख्या में बदलनी हो तो 100 का भाग करते हैं। देखो 25 और 100 कट जाएंगे आपस में, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। फिर आपको काटना है 4 के पार से, 4 को 1 बार और 60 को काट देना है 15 बार। आपको ये काटना आना चाहिए। मैं आपको धीरे धीरे और सिखाऊंगा यहाँ पे, धीरे धीरे चीज़ें। आप अगर निरंतर यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे गणित की सारी चीज़ें, आप जो 9वीं क्लास में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। उसके लिए मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ वो आपको सीखनी है। ऐसे रियल पेपर वगैरह के जो चक्कर में नहीं पड़ना है। जो मेहनत करेगा वो अच्छे नंबर लाएगा वैसे ही। और रियल पेपर के चक्कर में आज आप अपनी जो तैयारी नहीं कर पाते और कोई जो रियल पेपर ऐसे नहीं आता है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, बोर्ड परीक्षा का या फिर किसी भी परीक्षा का इस प्रकार से जो परीक्षा से पहले बाहर पेपर नहीं आता है, और परीक्षा से बाहर पेपर जो लाता है उसके लिए अपने सरकार की ओर से जो सज़ा का प्रावधान, आपको पता होगा कि जो 10 लाख से 1 करोड़ तक की जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, और आपको जो 10 साल की जो सज़ा भी हो सकती है। तो इस बहकावे में आपको नहीं आना है कि आपका रियल पेपर आ रहा है या कोई आपको रियल पेपर बता रहा है।
तो थोड़ा सा आपको समझना है इस चीज़ को। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको, मासूम बच्चों को जो उलझाया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, इस प्रकार की हरकतें करने से आपको अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। तो आप मेहनत करें, इससे बढ़िया है कि आप किसी को दूसरे से पैसे देके पेपर खरीदेंगे, उससे बढ़िया है कि आप जो मेहनत कर लें। और वो जो पेपर देंगे वो भी आपको असली पेपर नहीं देंगे, कोई मॉडल पेपर आपको देके आपको जो पैसे ले लेंगे। तो थोड़ा सा आपको जागरूक होना है। तो यहाँ पर कितने आ गए? 15 आ गए। अब ये जो 15 हैं, आपको 60 में से 15 को माइनस करना है। तो कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 45। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8:12 समानुपात 6:x। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो x का मान ज्ञात करना आसान है। ये 4 संख्या दे रखी है, इसमें बाहर वाले का गुणा और अंदर दोनों का गुणा बराबर होता है। बाहर वाले का गुणा का मतलब क्या होगा? 8 × x, ये बराबर आएगा 12 × 6 के। इसको हम ऐसे लिखते बोलते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या है? बाहर वाले क्या है? एक तो 8 बाहर के और x बाहर का है, तो इनको गुणा करना है और बचे हुए दोनों को भी गुणा करके बराबर में लिख लेना है। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो इस 8 को हटाओ यहाँ से, 8 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 6 और बट्टे में 8। कोई कटता हो तो काट दो, तो आपको 4 का पार्ट से काट देना है, 12 और 8 को कट रहे हैं ये 12 के और 8 से, ये 4 के पार्ट से कटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 2 के पार्ट से 6 को काट दो, तो 2 के पार्ट से 6 को भी काट देते, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। बच कौन रहे? एक तो इधर 3 और एक इधर 3, तो ये 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 3 × 3 बराबर कितने होते हैं? 3 तिया 9। तो इसका जो उत्तर आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको 9 लिख लेना है। अगला प्रश्न देखता, समझ में आ गया होगा ये। आपको ये काटना सीखना है थोड़ा सा, मैं आपको और समझाऊंगा धीरे धीरे। आप तो धीरे धीरे जो सारी चीज़ें सीखेंगे और गणित को और आपको बेहतर करने की कोशिश में करूँगा। आपको इसमें जोड़ करनी, देखो जोड़ करने के लिए इनके बीच में प्लस लगा देना बस। ठीक है, इन सब की जोड़ करनी है। तो जोड़ में अलग अलग जो निशान होते हैं, जैसे x² और -x² हो, तो ये दोनों अलग अलग निशान है जो आपस में कट जाते हैं। y² या y की घात 3, ये माइनस का और प्लस का y की घात 3, ये माइनस प्लस आपस में कट जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी काट देना है। कौन कौन कटेगा? ये x² से ये वाला x² कटेगा, प्लस माइनस है तो। दूसरा ये y² से ये वाला y² कट जाएगा, प्लस माइनस है तो। तीसरा हमारा ये z² से z² कट जाएगा, z² से z² कट जाएगा। जब सब कट जाते इस प्रकार से प्लस माइनस में, तो उत्तर 0 आता है। कितना आएगा? इसका उत्तर 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा आपके 0। इस समांतर चतुर्भुज को आपको अच्छी प्रकार से समझना है। मैं बार बार जो हर वीडियो में बताता हूं, और आपके गणित के 2-3 वीडियो में और अपलोड करूंगा, तो उन मॉडल पेपर को भी आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, आपके काफ़ी जो अच्छा नंबर आ जाएगा। तो वो भी आपके यहीं पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये पेपर के बाद में थोड़ी देर में वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आपके एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और इसमें आपको BC और DC का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण है वो आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती हैं, जिसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं, वो बराबर होती हैं। आमने सामने का मतलब ये AB जो है, ये वाली AB, ये इस CD के बराबर होती हैं। जितना मान AB का है उतना ही मान CD या DC का होता है। ठीक है, और दूसरा नियम, दूसरी क्या है? ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली AD वो इस BC के बराबर होगी। इनकी जितना मान इस AD का है उतना ही मान इस BC का होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये देख लेना है। तो हम इसको बराबर मान लेंगे और इसका मान बराबर आ जाएगा। तो ये अगर 5 है, AB बराबर 5 है, तो ये DC बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 5 ही होगा। ये AD बराबर आपके 4 सेंटीमीटर है, तो ये BC बराबर कितना होगा? ये आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उत्तर जाएगा आपके 5 और 4 आएगा। तो 5 और 4 वाला ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्या क्या नियम है इसके आपको याद कर लेने। तो एक, इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि इसका कोण A है वो कोण C के बराबर है, और कोण D और कोण B बराबर। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और क्या नियम है? तो इसका जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड। पड़ोसी को छोड़ना है, पड़ोसी को छोड़ना है, और सामने वाले को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको विकर्ण कहते हैं। और एक वर्ग में, आयत में, चतुर्भुज में 4 भुजा वाली जो भी आकृति बनती है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, और त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में हम पड़ोसी को छोड़ेंगे तो सामने वाला जो शीर्ष है वो मिलेगा ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है।
तो एक वर्ग में विकर्ण पूछे, आयत में विकर्ण पूछे तो 2 बताना है। फिर इसकी जो सम्मुख भुजा वो ये विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, इनके बीच में मान लो O है, तो ये क्या हो जाएगा OA, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है OA वो OC के बराबर होगी और OD जो है वो OB के बराबर आएगी। ये थोड़ा सा आपको देख लेना है, मान पूछ लेंगे ये, तो आपको ये वाला भी याद होना चाहिए। ये जो O बिंदु है इधर की लाइन को और इधर की लाइन को बराबर बांटता है, इधर वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक और इसमें कि इसके जो लगातार जो 2 कोण होते हैं, लगातार 2 कोण, ये वाले कोण, कोण A और कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनकी जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। मान लो आपको ये दे दे कि ये 30 डिग्री और पूछे कि ये कितना है, तो इस x का मान ज्ञात करने के लिए आपको 180 में से इस 30 को घटा लेना है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। x का कितना आएगा आपकी 150, क्योंकि इन दोनों की जो जोड़ होती है लगातार 2 कोण उसकी 180 होती है। समांतर चतुर्भुज में होता है, ऐसा ध्यान रखना है। तो ये BC CD DA और ये AB, इनके जो आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं और लगातार जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के कोण के बराबर आते हैं। अगला प्रश्न देखो 7वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 192 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखो ऐसे संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 192 के गुणनखंड, जब भी आपको भाग देने की कहे, गुणा करने की पूछे, तो आपको एक गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 192 के गुणनखंड करने, 192 में 2 का भाग जाएगा 96 बार, 196 में 2 का भाग 48, 48 में 2 का 24, 24 में 2 का 12 बार, फिर 12 में 2 का 6 बार, फिर 6 में 2 का 3 बार, 3 में 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का देंगे, तो 3 बार जाएगा। यहाँ हम इसके जोड़े लिखेंगे तो ये 2 का तो एक जोड़ा बनेगा और 2 का एक और जोड़ा बनेगा और 1 3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा 3 का इसमें क्या करेंगे, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इस 3 को भाग लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 192 में 3 का भाग लगा देंगे और इधर भी 3 का भाग लगा देंगे, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, इधर जो आएगा आपका ये 64 आ जाएगा। तो 64 किसके वर्ग है, घन है, 2 दूनी 4 के घन है ये, ठीक है। तो इस 192 में 3 का भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और पूछे कि वह पूर्ण घन संख्या क्या होगी, तो फिर आपको बता देना है 4 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, जोड़ करनी है, तो जोड़ में लिख लेंगे 2x + 7, 4x - 3 2, 6x + 4, इनकी जोड़ करनी है। इसमें क्या होता है, जो x वाली संख्या होती है उसको एक साथ जोड़ते हैं, तो ये 2x 4x और 6x एक साथ जुड़ेगा और जो बिना x वाली संख्या उसको हम एक साथ जोड़ में लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो 2x 4x और 6x सबको जोड़ा तो 12x हो गए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 12x आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 7 और 4 जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जुड़ती है, तो प्लस के साथ प्लस के 4 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और 11 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे 9 आया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 12x + 9। अगला प्रश्न आपके 9वां, किसी सम बहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो देखो किसी भी समबहुभुज आकृति के बहिष्ठ कोण और अंतः कोण का जो मान होता है उनकी जोड़, ये मान लो एक त्रिभुज एक आकृति है, तो ये जो बाहर कोण बन रहा है वो तो है बहिष्ठ कोण, ये तो बहिष्ठ कोण है x तो, और y जो है इसका अंतः कोण है, तो इस x और y का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है, जो मतलब सम बहुभुज का जो होता है अंतः कोण वो 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है कि समबहुभुज का न्यूनतम कोण जो होता है वो 60 संभव है, तो हमें अधिकतम बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 60 को घटा लेना है, जो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि जो त्रिभुज होता है उसका बाहर का कोण 120 डिग्री होता है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये समबहुभुज की पूछ रहा तो फिर आपके समबहुभुज में समबाहु त्रिभुज ही आता है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आकृति दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो इसमें इसका आधार दे रखा हमको 14 और एक इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो हमको सीधा ही इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। आकृति किसकी, त्रिभुज की है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। आधार 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, आधार तो ये 14, ये 14 इसका आधार है, और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने 7 लिख लिया। फिर 2 के बारे से 2 एक बार कट गया और 14 कटे 7 बार। हमने 7 को 7 से गुणा कर दिया, ये 107, ये एक 7 ये दोनों 7 को गुणा किया आपस में, तो 7 7 ही 49 सेंटीमीटर इसका आंसर आया।
इस प्रकार से इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। आपके पास एक थैला है जिसमें अलग अलग कलर की 5 गेंद हैं। आप एक गेंद बिना देखे निकालते हैं तो प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। इसमें से क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं? एक वाइट, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो। 5 कलर की गेंद है तो एक एक पाँचों ही निकलेगी। तो एक सफ़ेद है, एक लाल, एक नीली, एक हरी और एक पीली, ये गेंद उसमें से निकलेगी। उससे आपको पूछे कि प्रत्येक गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी है, तो कुल गेंद कितनी हो गई? 5 हो गई। कुल तो है 5। अनुकूल परिणाम प्रत्येक की एक एक ही गेंद है तो अनुकूल परिणाम 1 ही होगा। तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 इसका आंसर। आपसे पूछे कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने या पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको याद कर लेना है 1/2 होती है। चित या पट आने की प्रायिकता 1/2 होती है। ये आपको भाजकता का नियम अच्छी प्रकार से समझ लेना है, आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। पहला ये है कि ये जो संख्या दे रखी, ये संख्या दे रखी 243। 243 ये 2 से विभाजित हैं। क्या है? सही बात है, 243 2 से विभाजित हैं। 2 की भाजकता का नियम क्या है? इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इन 5 में से कोई एक अंक आपको पहले नंबर पे दिखेगा यहाँ पे इकाई के स्थान पे, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें तो 3 है, फिर इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये विभाजित नहीं है, तो ये असत्य है। अगला है 9 की भाजकता। 9 की भाजकता में क्या होता है? अंकों को जोड़ते हैं। 432 से 4 + 3 + 2, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएंगे। और 9 में देखो 9 का भाग जाता है एक बार। इसका मतलब आपकी जो ये संख्या देखिए 432, इस 432 में भी 9 का भाग जाता है, तो ये विभाजित है। इसका तीसरा है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हैं, अंकों की जो जोड़ की हमने अभी ये 9 से विभाजित हैं, तो वह संख्या जो 432 है वह 9 से भी विभाजित होगी। बिल्कुल सही बात है। ये 9 की भाजकता का नियम यही कहता है कि संख्या के अंकों की जोड़ करके देख लो, अंकों की जोड़ में 9 का भाग जाता है, तो उस संख्या में यानी कि 432 में भी 9 का भाग जाएगा। ये सत्य है आपके। फिर तीसरा देखो, ये चौथा, 3 अंकों की संख्या है 24x, 9 से विभाजित है। यदि x बराबर 3 मान हो तो इसको हम पहले देख लेते हैं। x की जगह पे 3 रख के, मान लो ये 2 4, x की जगह पे कितना 3 लिखेंगे तो 243 हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 2 + 4 + 3, 2 + 4 कितने होते हैं? 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे। इसका मतलब जोड़ तो इनकी 9 आ रही है, और जोड़ 9 आ रही है तो फिर ये 9 से विभाजित होगी। यहाँ पे जोड़ 18 आती है, 9 के पाड़े में कोई सी भी संख्या आ जाए तो फिर वो 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये सत्य है। समझ में आ रही होगी। गणित में आपको और सरल करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। आप जो निरंतर जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं और प्रत्येक ठोस के संगत सामने के दृश्य और ऊपर के दृश्य की पहचान कर नीचे लिखे गए स्थान पर सामने दृश्य और ऊपर दृश्य आपको बताना है। देखो ये डिब्बी दिख रही है आपको, ये डिब्बा जो है वो ऊपर से देखने पे इस तरह दिखेगा, और ये सामने से देख रहे हैं इस साइड में, सामने से इस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो ये तो है ऊपर से देखने पर, और ये वाली है सामने से देखने पर। ये 3 आपके गन रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ऊपर से देखने पर तो ऐसा दिखेगा ये, और सामने से देखने पर केवल ये 2 ही डिब्बे दिखेंगे। इसको ऊपर से देखने से पहले सामने का देख लो, 2 ही डिब्बे दिख रहे हैं देखो, तो ये 2 ही डिब्बे सामने से हैं, बचा हुआ ऊपर से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर थोड़ा सा निकाल लेना है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि एक गन में कितने किनारे होते हैं? एक गन में कितने किनारे होते हैं? कमेंट करके बताना कितने किनारे होते हैं। किनारों की संख्या बतानी। एक गन जो होता है उसमें कितने किनारे होते हैं? गन आपने देखा होगा, जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेला होगा या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो वो जो गोटी होती है, चौकोर होता है, वो जो चारों तरफ से बराबर होता है उसको गन कहा जाता है। जिसके ऊपर जो या तो इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 या 6, या फिर इसके ऊपर बिंदियाँ लगी होती है 1 फिर 2 फिर 3 फिर इस प्रकार से 4 ये 5 और ये हमारी 6। इस प्रकार से तो बिंदियाँ लगी होती हैं या फिर गिनती लिखी हुई होती हैं। ये इसको पासा कहते हैं गन को। और क्या कहते हैं? गन की जो उदाहरण है वो एक पासा है। तो पासा भी आपके जो एक प्रकार से गन का ही उदाहरण है। चौक का डिब्बा है, ठीक है, ये सभी आपके पासा के इसके गन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखो 14वां। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 2000 वाहन चालक विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके हर बार पूछा जाता है। इसको अच्छे प्रकार से समझ लेना और आसान भी है।
इसमें आपके कुछ एक पाई, ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसको पाई चार्ट कहते हैं। जो व्रत बनता है और व्रत में इस प्रकार से डिब्बे बना के बनाए जाते हैं उसको पाई चार्ट कहते हैं। व्रत चित्र कहा जाता है हिंदी में, इसको वृत्त चित्र कहते हैं। तो ये पाई चार्ट इसको समझना थोड़ा सा। यहाँ पर 15.4% तो यातायात नियमों की अवहेलना करने से दुर्घटना हुई है, और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से 25.9, अनुशासन भंग करने में 2.3, अचानक ब्रेक लगने से 2.9, और अनजाने के कारण से ये 26.5, और वाहन तेज गति से चलाने के कारण जो दुर्घटना हुई है वो 25% हुई है, और शराब सेवन करने से वाहन चलाने से कितनी हुई है, 2% हुई है। तो आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं? पहला प्रश्न ये कि वाहन तेज गति से चलाने वाली कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर ये प्रतिशत कितनी पूछे तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो वाहन तेज गति से चलाने से परसेंटेज कितना है, 25% है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 का 25% निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 25% निकालेंगे। 2000 को 25 से गुणा करके 100 का भाग दे देना है। तो 2000 × 25/100, इसके 100 के 2 जीरो से ये 2000 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। तो हम गुणा कर देंगे 20 को 25 से। 20 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने, 25 दूनी 50 और 1 जीरो और लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके 500 दुर्घटनाएं। 500 दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो वाहन तेज गति से चलाने के कारण हुई है। आपको यूँ भी पूछ ले कि शराब सेवन कर वाहन चलाने से कितनी दुर्घटना हुई है, तो फिर आपको 2000 का 2% ज्ञात करना है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना। देखिए कितनी संख्या, कितने लोग है ना, इन 2000 में से कितने लोग शराब सेवन के करके वाहन चलाने से दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो ये इसका उत्तर आप निकाल के बताना मेरे को। 2% निकालना। देखिए 2000 का 2% मेरे को निकाल के बताना है, ठीक है। 2000 का 2% कितना होता है, मुझे कमेंट करके बताना इसका उत्तर। अगला हम देख लेते हैं इसमें, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कुल कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो यातायात नियमों की अवहेलना, ये रहा यातायात नियम, तो 15.4%। अब इसको संख्या में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 15.4% निकालेंगे। तो 2000 का 15.4%, ये हमने निकाला। दूसरे में 15.4% है, तो 2000 का 15.4% है। तो 2000 × 15.4/100, इस 15.4 का हम पॉइंट हटाएंगे। 15.4 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखो 10 लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 लग रहा है। पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट के बाद में एक अंक है इसलिए हमने 10 लगा दिया नीचे। अब यहाँ पे इसके 100 के 2 जीरो से 2000 के 2 जीरो कट जाएंगे, फिर बचेगा यहाँ पे 20। तो 20 के 1 जीरो से 10 का 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर तो 2 बचेंगे, इधर बचेगा 154। तो 2 को हमने 154 से गुणा कर दिया, जो उत्तर कितना है आपके 308। तो 308 जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए वो यातायात नियमों की अवहेलना करने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके ये दोनों ही पूछे, आपके इनमें से भी कोई पूछ ले तो आपको ये निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा ये 2%, आपको 2000 को निकाल के आपको बताना। देखिए आप कितना इसका उत्तर जो निकाल पाते हैं। मैं चेक करूँगा कमेंट बॉक्स में आपके कि कौन कौन है जो इसका उत्तर सही निकालता है। 15वां प्रश्न देखो, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें अज्ञात एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये तो रहा एक्स, सी वाला वाई है और ए वाला एक्स है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के मैंने 4-5 नियम बता रखे हैं, वो आपको याद हो गए होंगे। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण देखो आमने सामने है ए और सी, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि सी और ए का मान है जो बराबर है, यानी कि एक्स और वाई का मान बराबर होगा। ये सी एक्स है और वाई, ये ए है एक्स और सी है वाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई में से किसी एक को ज्ञात कर लेंगे। दूसरा समांतर चतुर्भुज में एक और नियम ये होता है कि दो लगातार कोणों की जो जोड़ होती है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि आप चाहे ए और डी को जोड़ो या फिर डी और सी को जोड़ो, दोनों की जोड़ आपके 180 डिग्री के बराबर आएगी। यानी कि y प्लस आप 50 करो तो भी 180 है, और x प्लस 50 करेंगे तो भी 180 ही आएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180। इससे हम क्या करेंगे, x और y में से किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे, और जो x का मान होगा वही y का मान होगा, क्योंकि आमने सामने तो दोनों बराबर आएंगे। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें x का मान निकाल रहे हैं। तो कोण a बराबर प्लस कोण d, कोण a प्लस कोण d बराबर कितना है, बराबर है आपके 180 डिग्री। a का मान तो x है, ये x लिख लिया हमने, d का मान 50 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिखा 50 डिग्री बराबर 180 है।
ये x का मान ज्ञात करना, तो आप 50 को हटाओ यहाँ से, ये प्लस का बराबर से उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 50, 180 में से 50 को घटाओ, कितने बचेंगे? 130 बचेंगे। जो 130 x का मान आया वही हमारा y का मान हो जाएगा। तो कोण x बराबर कोण y है, तो कोण y बराबर भी 130 डिग्री आ जाएगा। आपको इस प्रकार से उत्तर निकाल लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए काम कर रहे हैं तो और आपको जो समझा दिया जाएगा। ये देखो खंड ब में आपके 16वां सवाल है। एक राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये जो दान दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये यूँ कह रहा है कि मान लो कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी ने 3 रुपये दिए, तो टोटल कितने प्राप्त हुए? 9। और मान लो क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी ने 10-10 रुपये दिए, तो टोटल प्राप्त होंगे 100। यानी कि ये वर्ग संख्या दे रखी है आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि आपसे पूछे कि क्लास में, मान लो इसको भूल जाओ, अभी क्लास में जो 100 रुपये प्राप्त हुए, तो कितने प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने ही क्लास में विद्यार्थी थे। तो हमको ये पता करना है कि ये सेम संख्या आपको ज्ञात करने के लिए इस 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो कितना आएगा? आपके 10-10 आ जाएगा। 10 विद्यार्थी और 10 ही रुपये, तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आ रहा है। वैसे आपको ऐसी संख्या पता करनी है जिसको इसी से गुणा करने पर 2401 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से मैं वर्गमूल सिखा दूंगा इसमें, ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड आसान नहीं है, इसका गुणनखंड आपसे आसान नहीं होगा, तो इसको हम भाग विधि से करेंगे। तो इसको हम भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि में क्या होता है? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये कौन सी विधि है? ये भाग विधि है, काम आएगी आपके ये भाग विधि, समझ लेना इसको अच्छी प्रकार से। तो 2401 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से खांचा खींचेंगे, इसमें 24 और 01 लिखेंगे। फिर क्या है, इसमें 2 के जोड़े बना देंगे, 24 और 01। फिर आपको क्या करना है कि पहला जोड़ा लेना, पहला जोड़ा 24 है और इसमें दूसरा जोड़ा 01 है। तो पहले जोड़े में आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 24 आ जाए या फिर 24 से छोटी संख्या है। अगर आप 3 को 3 से गुणा करें तो 9, जो कि 24 से बहुत छोटे। 4 को 4 से गुणा करें तो 16, जो कि लगभग से थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ 5 को 5 से लेके देखो, देखिए 5 और 5 25 है, और जो कि 24 से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 नहीं लिया और 4 ले लिया। तो 4 को 4 से गुणा करके यहाँ लिखना है, 4 चौक 16। इन दोनों 4 में से एक 4 आपको ऊपर लिखना है उत्तर में, और इन दोनों 4 की आपको जोड़ करनी है। क्या किया मैंने, इन दोनों 4 की तो जोड़ की, 8 आ गए, ये यहाँ पे लिखा 8, और फिर यहाँ पे इनकी घटा लेना है, 24 में से 16 गए तो यहाँ पे 8 आएगा, और ऊपर जो हमने दोनों 4 में से एक 4 लिख लिया, ये उत्तर का। ये भाग विधि थोड़ी सी कठिन है, मतलब थोड़ी समझने में आपको टाइम लग सकता है, बाकी आसान है ये। अब ऊपर से उतरेंगे 8 के साथ में 01, तो ये 801 हो जाएगा। अब ये जो 8 है, इस 8 के साथ में ऐसी संख्या लिखनी है जिसको वापस जो संख्या लिखे, मान लो 1 रखे तो 1 से ही गुणा करना है, यहाँ पे 2 रखें तो 2 से गुणा करना है, यहाँ पे 3 रखें तो 3 से गुणा करना है, यहाँ पे 4 रखें तो 4 से गुणा करना है, और ये 801 या फिर इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो आप 1 रखे देखेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 81। लेकिन आपको पता है कि अब ये 1 कब आता है, आपको पता है 9 का, अगर आपके 1 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखने पर तो 1 नहीं आएगा, 3 रखने पे भी नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बारे में आप जो 9 बार बोलेंगे तो 9 में 81 का 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 9 रखने पर आपको ये वाली संख्या मिल सकती है। तो हमने 9 रख के ट्राई किया डायरेक्ट इसमें, तो 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80, ठीक है। 72 और 8 80, 801 और ये 801। तो हमने गुणा किससे किया, 9 9 से। तो यहाँ 4 4 से किया तो एक तो संख्या उत्तर में 4 आएगी, या 9 9 से किया तो एक उत्तर में 9 आएगा। तो उत्तर जो है अपना कितना है यहाँ पे 49 है। तो इसका जो वर्गमूल है वो 2401 का वर्गमूल कितना है, 49 है। यानी कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 49 विद्यार्थी हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, 49 रुपये दिए। तो इस प्रकार से आपको, वैसे इतना बड़ा सवाल नहीं देंगे, छोटा सा वर्गमूल ज्ञात करना, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 9वीं क्लास में फिर आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे अलग से नहीं सिखाएंगे। 7वां क्वेश्चन है ये, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नियम है वो याद कर लेने कि किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है और उसको बट्टा में ले जाते हैं तो प्लस में बन जाती हैं, एक तो ये नियम है। दूसरा ये कि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है।
चाहे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, कितने भी हो, इनकी घात अगर 0 है तो इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो आपको ये दोनों नियम इसमें लगाना है, उसका उत्तर निकालना है। तो ये 3 की घात -1 है तो इसको हम 1 बटा माइनस को प्लस में बदलने के लिए बट्टा में ले आएंगे। 4 की घात -1 है तो ये बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, ये 1 बटा 4 हो जाएगा। 5 की घात -1 है तो ये 1 बटा 5 हो जाएगा। और 5 की घात -2 होती, 5 की घात -2 होती है, इसको हम 1 बटा 5 की घात 2 लिखते हैं। ये यहाँ पर 2 नहीं आता, यहाँ तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ जो घात है वो नीचे चली जाती है और प्लस में बदल जाती है। तो यहाँ हो जाएगा आपके 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 5। अब आपको लघुत्तम लेके जोड़ करनी है। 3 का, 4 का और 5 का लघुत्तम आपको निकालना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर देना आपस में। 3, 4 और 5 को गुणा किया मैंने, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, इसका लघुत्तम आया। 60 लघुत्तम आ गया। अब 60 में भाग देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और 20 को गुणा करना है इस और ऊपर वाली संख्या से 1 से, 20 से कम 20 लिखा मैंने। 4 का भाग देना है 60 में तो 15 बार जाएगा, ठीक है, 15 चौक 60, तो 15 को हम गुणा करेंगे 1 से तो 15 एकम 15 लिखा। फिर 5 का भाग देंगे 60 में, 12 बार जाएगा और 12 को गुणा करेंगे 1 से तो 12 एकम 12 लिखा। ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का। आप अगर इसका उत्तर डायरेक्ट निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 15 और 12 को 47 आ जाएगा और 47 बटे 60 इसका उत्तर। लेकिन आपने देखा ऊपर क्या है, 0 लग रहा है, तो 47 बटा 60 इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर जो आएगा इसकी घात 0 के कारण 1 आ जाएगा। ये नियम ये लगा कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये नियम आपको याद भी कर लेना है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। दूसरा देख लो, -2 बटा 3 की घात -2 है और ये है आपके ऊपर घात में 2। तो जो घात की घात होती है वो क्या हो जाती है, घात की घात, जैसे इसकी घात है a बटा b की घात a में, तो ये दोनों के ऊपर घात लग जाती है। और अगर ये घात आपके माइनस में है, इसकी घात ये माइनस में, इसको हम वापस समझ लेते हैं, इसको भी हम वापस इसको समझा देते हैं। 1 मिनट, इसको वापस कर लेते हैं। ये घात अगर आपको मान लो माइनस में है, यानी ये आपके ये a बटा b दे रखा है और इसकी घात मान लो माइनस में है, तो इस घात को प्लस में बदलने के लिए इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो ये a बटा b है तो ये क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा और इसकी घात आपके प्लस में हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। ये घात अगर माइनस है उसको प्लस में बदलना है तो इसके अंदर की संख्या को उलट दो, अंश को हर में और हर को अंश में ले आओ। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो माइनस का 2 बटा 3 है इसको हम उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके 3 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। फिर इसकी घात 2 हो जाएगी और उस पूरे की घात वापस ऊपर 2 वैसे वैसे ही चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको देख लेना है। अब घात की घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो घात की घात या तो गुणा कर दो डायरेक्ट ही, 3 की और इनकी घात 4 कर दो। एक तरीका दूसरा है कि पहले इसकी इस 2 को सोल्व कर लो, तो हम पहले इस 2 को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 3 की घात 2 बटे -2 की घात 2 और उसकी घात वापस 2 है। 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है, -2 की घात 4 होता है और उसकी घात वापस ऊपर 2। सेम जैसे ऐसे यहाँ पे क्या हमने वैसे वापस यहाँ करेंगे, 9 की घात 2 लगाएंगे और 4 की घात 2 लगाएंगे। 9 की घात 2 कितना होता है, 9 में 81, 4 की घात 2, 4 चौक 16, ये 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 नहीं है। यहाँ पर हमने 4 को 4 से गुणा किया है, यहाँ पे हमने 9 को 9 से गुणा किया, तभी ये 81 और 16 है। समझ में आ रहा होगा ये। इसको हम और रिवर्स में करके आप देख लेना, वीडियो को बैक करके समझ में आ जाएगा। ये है 7/4, इसको आपको संख्या रेखा पे बदलाना है। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 7 में 4 का भाग दे दो, 1 से ही 3/4 आएगा। यानी कि एक एक के जो टुकड़े करेंगे वो 4-4 टुकड़े करेंगे। एक लाइन तो पूरी आएगी और फिर एक तीसरे पे आपको निशान लगाना है। तो एक लाइन खींचे हमने, फिर इसके 3 ये निशान लगा दिए, 0, 1, 2, फिर ये 3। इनके बीच में टुकड़े कितने आएंगे, तो टुकड़े नीचे जो संख्या होती है उतने टुकड़े आते हैं। 4 है तो आपको 4 टुकड़े करने, 1, 2, 3 और चौथा ये खुद होगा, 5, 6, 7 और 8वां ये खुद होगा। इस प्रकार से आपने लगा लिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपके है 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 है, ये 4/4 है, 4/4 का मतलब 1, ये 1 रहा यहाँ पे, ये 5/4 है, ये 6/4 है, ये 7/4। आपको 7/4 बताना है तो ये यहाँ आ जाएगा 7/4, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखा आपको। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करके लिख लेना है।
19वां सवाल देखो, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का धन का निवेश किया और 5% वार्षिक दर से उसे चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष के अंत में आपको जो उसका मूलधन यानी कि जो जमा कराई गई राशि है वो और आपको कितनी राशि मिलेगी वो आपको ज्ञात करनी उसके नाम से। तो उसमें ब्याज सहित मिश्र धन ज्ञात करना आपको। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 8,000 रुपये, ये आपका दर है। समय कितना है, तो ये 2 वर्ष है। ये चीज़ आपको इस सवाल में से निकाल लेनी है। फिर आपको ज्ञात करना है मिश्र धन। तो मूलधन तो लिखेंगे, मूलधन जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, पी। तो ये 8,000 है। दर रेट होता है 5% और समय टी टाइम होता है 2 वर्ष जो दे रखा हमको। मूलधन ए ये अपना मिश्र धन ए है जो हमको ज्ञात करना है। मतलब ब्याज सहित मूलधन कितना उसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन कोष्ठक 1 + दर बटा 100 की घात समय। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सभी मान लिख लेने हैं। मूलधन की जगह 8,000 है, दर की जगह पे 5 है और समय की जगह पे 2 वर्ष है और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। मिश्र धन बराबर लिखेंगे मूलधन की जगह 8,000 × 1 + दर की जगह 5/100 और कोष्ठक समय की जगह 2 वर्ष। अब हमको क्या करना है, इस कोष्ठक को हल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 5/100, तो इसका मैंने डायरेक्ट लिखा 105। तो ये हमेशा जोड़ता है। यहाँ अगर 1 लिखा हो और यहाँ पे 5/100 हो तो ये डायरेक्ट ही 100 में 5 जुड़ जाते हैं और इसको हम 105/100 लिखते हैं। आया कैसे, तो इसको आप लघुत्तम लेके जोड़ कर सकते हैं। इसकी जो जोड़ आएगी, लघुत्तम आएगा वो 100 आएगा बटे में 1 का भाग 100 में 100 बार जाएगा, प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार जाएगा और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो गुणा 5 आ जाएगा। तो ये जोड़ कितनी आ जाएगी, 100 + 5 की 105 और बटे में 100। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, प्लस हो तो जोड़ लो और माइनस हो तो घटा लो। जैसे 1 - 5/100 है तो आपको 100 में से 5 घटा लेने, तो 95/100 आ जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर मान लो आपके 7 दे दें तो 100 में से 7 घटा लो, 93 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस दे दें तो ये 107/100 आ जाएगा। यहाँ पर मान लो 10 दे रखा है तो 110 हो जाएगा, फिर 110/100। प्लस है तो 100 में जोड़ करके लिख लो और माइनस है यहाँ पे तो आप फिर 100 में से इसको घटा के लिख लो। उत्तर इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 8,000 × 105, इसको सोल्व किया तो कितना है, 105/100, इसकी घात 2। 105 और 100 ये 5 के फाड़े से कट जाएंगे। ये जो 105 है, 105 और 100 ये 5 के फाड़े से काट दिया मैंने। ये कटा 2 और 1 21 बार और ये 2 0 20 बार कट गया, यानी कि 21/20। अब नहीं कटेगा ये और, तो इसको 21/20 की जो घात है वो 2 लिख ली हमने। 2 घात 2 का मतलब उसको 2 बार लिखना है, तो ये लिखा हमने इसको यहाँ पे 8,000 × 21/20 × 21/20। किसने किसको काटा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसके 2 0 ये 20 के, इससे मैंने 8,000 के दोनों 0 काट दिए, बचा 80 और नीचे 2 2। तो 1 2 से ये 80 को काटा 40 बार और 1 2 से इस 40 को काटा 20 बार। तो बच क्या रहा है हमारे पास में, 20 21 और 21। 20 21 और 21 इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 21 × 21, 21 का वर्ग होता है 441। 21 को 21 से गुणा कर दे तो 441 होता। वर्ग याद है मेरे को तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया देखो। तो 21 का वर्ग 441 और 441 को मैंने 20 से गुणा किया तो 8,220 रुपये इसको मूलधन मिश्र धन के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको इस प्रकार से जो मिश्र धन ज्ञात कर लेना है। ये अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछे, इसी में ये पूछ ले कि उसको कितना चक्रवर्ती ब्याज मिला, तो आपको क्या करना है, ये जो मिश्र धन आया इस मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेना है। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, 8,820 में से 8,000 को घटाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा आपके 208, यानी कि 820 रुपये आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज तो सभी समय के लिए एक ही जैसे होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में अलग समय होता है। 1 साल का मूलधन और ब्याज जो होता है वो जुड़ जाता है और अगले साल जो वापस ये ब्याज और मूलधन दोनों मिलके वापस से आपके मूलधन का काम करते हैं। फिर डिटेल में इससे और संबंधित आपकी बात करेंगे कभी। अभी आगे एक सवाल हम देख लेते हैं। 20वां सवाल देखो, 8 के 3 लगातार गुणज का आपको योगफल 888 हो तो आपको गुणज ज्ञात करना है। तो आपको 3 गुणज कैसे लिखते हैं वो याद होना चाहिए। गुणज का मतलब 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x की जगह पे 1 2 भी हो सकता है,
1 2 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 7 8 9 भी हो सकता है, 10 11 12 भी हो सकता है। तो हम क्या x प्लस 1 और x प्लस 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये 8x प्लस 1 8x प्लस 2 ये 3 गुणज है। प्रश्नानुसार इनकी जोड़ कितनी देर की है? 8x प्लस 1 8x प्लस 2 इन तीनों की जोड़ 888 देर की। तो हम भी इसको जोड़ में लिख लेंगे प्रश्नानुसार। योग देर का तो आपको जोड़ कर लेनी है। 8x प्लस 1 को सोल्व किया तो 8x प्लस 8 8x प्लस 2 को सोल्व किया तो 8x प्लस 16 बराबर 888। यहाँ पर x वाली संख्या जुड़ जाएगी तो 8x ये 8x और ये 8x तीनों 8x जुड़ गए। 8 2 8 24x हो गए। 24x और ये 8 और 16 जोड़े तो 24 ये हो जाएंगे और बराबर में हमारा 88 888। हमको x का मान ज्ञात करना तो इस 24 को यहाँ से हटाएंगे, प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में। 888 में से 24 को घटाया तो 864 बचा। अब 864 बराबर हो जाएगा आपका कितना है 24x। x का मान ज्ञात करने के लिए 864 में इस 24 का भाग लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट भाग लगा देना है तो या फिर 4 के पारे से 8 के पारे से काट लेना, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा इसका उत्तर? 36 आ जाएगा। ये तो आया x का मान। अब x का मान इन तीनों में रखेंगे और वो तीनों ही गुणज आपके आ जाएंगे। 8 × 36 8 × 36 288 पहला गुणज ये है। x प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 तो 8 × 37 8 × 38। इस प्रकार से आपको जो ये वाली संख्या निकाल लेनी है। तो गुणा किया हमने तो ये तीनों ही गुणज आ गए। ये तो एक तो है 288 296 और 304 ये तीनों ही इसके गुणज आ जाएंगे। अगला सवाल देखो 21वां। एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने में 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनानी है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो पहले तो आपको अनुपात और जो प्रतिलोम अनुपात वो आपको समझ में आना चाहिए कि एक के बढ़ने पर दूसरी घटेगी या एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ेगी। अगर दोनों साथ साथ बढ़ते हैं तो समानुपात है, एक के अनुपात है। और एक के बढ़ने पर दूसरी घटती हैं तो फिर वो आपके उल्टा अनुपात हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात होता है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति और 2 रोटी हैं तो इसमें क्या होगा? आदमी अगर कम होगा तो रोटी ज़्यादा चलेगी और आदमी ज़्यादा होंगे तो रोटी कम चलेगी। इसी प्रकार से आपके और कई सारे इसमें उदाहरण हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लंबाई बढ़ने पर उसकी परछाई भी बढ़ेगी, लंबाई कम पड़ने पर परछाई भी कम पड़ेगी। ये समानुपात है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो यहाँ पर है जो हम लिखेंगे, माना कि निश्चित वस्तुएं 54 दिन में बनाने में x मशीनों की आवश्यकता होगी, या मशीनों और दिनों की संख्या इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है। मशीनों की संख्या 42 है तो दिन कितने 63 है। ठीक है, 42 मशीनें थी तो 63 दिन लग रहे हैं। और 54 दिन में काम करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको ज्ञात करना है। ये अनुपात कैसा दिख रहा है आपको? प्रतिलोम, यानी कि एक बढ़ेगा। मशीनें अगर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी और मशीनें कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। ये वैसे ही है जैसे मान लो किसी खेत में काम कर रहे हैं, मान लो 4 आदमी हैं और 4 की जगह 3 ही आए तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और 4 की जगह मान लो 8 हो जाए तो दिन कम लगेंगे। तो एक के बढ़ने पे दूसरा घटता है तो वो प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, मशीनें बढ़ने पर दिनों की संख्या घटेगी या मशीनें कम आने पर दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो ये प्रतिलोम अनुपात है। तो हम क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे सीधे। बाकी तो सीधा अनुपात होता है तो भाग में लिखते हैं इनको, और प्रतिलोम इसको इसलिए इनको गुणा में लिखेंगे। इन दोनों को गुणा और इन दोनों को भी गुणा बराबर करेंगे। तो 42 × 63 42 × 63 x × 54 x × 54। x का मान ज्ञात करना तो 54 को हटाओ, 42 × 63 में 54 का भाग दे दो। तो 42 और 54 को हमने 6 के पारे से काट दिया। 42 6 के पारे से 7 बार कटे और 54 कटे 9 बार। फिर हमने 9 के पारे से 63 को काटा 7 बार। फिर 7 को हमने 7 से गुणा कर दिया, 7 7 49 मशीनें इसकी आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना है। अगला प्रश्न देखो 22वां। किसी चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ चित्रानुसार अष्टभुजाकार है और इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें 3 आकृतियां, उसका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3। 1 2 और 3 आकृतियां, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों का आकृतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली जो आकृति वो इस प्रकार बन रही है, इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? समलंब चतुर्भुज। 2 भुजा इसमें समांतर होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसमें समांतर है। AB C और
डी। जो ए बी भुजा हैं वो ए बी भुजा समांतर हैं सी डी के, है ना, ये इस प्रकार से लिखते हैं इसको, ए बी समांतर है सी डी के। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एक जोड़ा समांतर होता है, जबकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आपके दोनों जोड़े समांतर होते हैं, ये वाला भी समांतर है और ये वाला भी समांतर होता है। इसमें एक जोड़ा जो समांतर होता है। तो ये जो आकृति है वो आपके समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ये होता है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजा है, एक को ए नाम देते हैं, दूसरे को बी नाम देते हैं। इनका योग यानी कि a + b इंटू उनके बीच की दूरी, ये गैप, वो हो जाएगा आपके h। ये इसका सूत्र होता है। फिर आपके एक सूत्र लगेगा आयत का, बीच में आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर तीसरे में वापस समलंब चतुर्भुज, तीनों का जोड़ करेंगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो आकृति समलंब है तो इसका जो सूत्र लगेगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये सूत्र लगाया हमने, समलंब चतुर्भुज आकृति एक का क्षेत्रफल 1/2 इंटू a + b इंटू h। a + b का क्या है, ये समांतर भुजा, ये a और ये b, 11 और 5, और उनके बीच की दूरी कितनी है 4। तो ये आ जाएगा आपके 11 + 5 इंटू 4। 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 इंटू 4 और बट्टे में 2, 2 की पावर से 16 कटेंगे 8 बार, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32। तो आकृति एक का जो क्षेत्रफल आया वो आपके कितना आया 32 आ गया। अब आपको आकृति सेकंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेकंड आपके एक वर्ग आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई कितनी है 11 और चौड़ाई है आपके 5, तो गुणा कर लेंगे सीधा ही, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा उसका सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 11 इंटू 5, 11 पंजे 55 इसका उत्तर आएगा, जो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। आयत की क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 11 पंजे 55। अब आपको आकृति 3 का क्षेत्रफल याद करना है। आकृति 3 और आकृति 1 सेम ही है, यह वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों सेम ही, चाहे तो आप इस वाली को 2 से गुणा करोगे तो भी दोनों का उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ज्ञात कर लेते हैं, एक की तरह वापस ज्ञात करेंगे। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू a + b इंटू h, वही सेम 11 + 5 इंटू 4, 11 और 5 16, 16 को 4 से गुणा करना और 2 का भाग देना है। तो 16 कटेंगे 2 के पावर से 8 बार, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपके तीनों का जोड़ हो जाएगी। आकृति 1 2 3, 1 का 32, 2 का 55, 3 का 32, तीनों को जोड़ेंगे तो 119, ये 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो ये था आपके सवाल नंबर 22। अब देखते हैं सवाल नंबर 23, 24 और 25, 3 सवाल और बाकी है, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ तभी अभी रात्रि के जो 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपके लिए और भी हम मेहनत करेंगे, आप मुझे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा मिल सके। 23वें प्रश्न में आपको गुणनखंड बताना है। तो ये a - b का होल स्क्वायर, a का मान l + m है और b का मान l - m है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे और ये इसका उत्तर आपके आ जाएगा। ये प्लस का l है और ये माइनस का, ये प्लस का l है, ये तो जुड़ जाएंगे, m और ये m कट जाएगा। इसी तरह से ये माइनस के गुणा होगा इसमें l - m से, तो ये बनेगा आपके l + m - l + m। तो ये माइनस से l से ये प्लस का m, l कट जाएगा और m और m इसमें जुड़ जाएगा। इधर तो 2l है, इधर 2m है, दोनों गुणा होंगे तो 2 दूनी 4, m × l हो जाएगा। फिर इसका दूसरा करते हैं हम इसमें 9x² y²। हम क्या करेंगे, इसमें 9 को, x को, y को और 16 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 9xy का जो 9x² y² है, 9 को तो लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, और फिर एक साथ में लिखेंगे तो 3xy का होल स्क्वायर, -16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। वही सेम सूत्र, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a + b और a - b हो जाएगा। अगला जो सवाल आपके एक चतुर्भुज की रचना करनी है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। देखो पहले तो आपको एक कच्चा चित्र बनाना है, MORE, तो ये मैंने बना दिया MORE।
तो कच्चा चित्र बना के इसमें आप लिख लेना एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लेना 6 ये, और ये ओ आर 4.5 है। फिर आपके 3 कोण दे रखे हैं एम ओ आर का, एम कितना है 60 है, ओ 105 है और आर भी 105 है। अब इसके आधार पर आपको एक चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको एम और ओ नाम देंगे 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, एम और ओ का आपको मान दे रखा है, एम और ओ का आपको मान दे रखा है, यानी कि कोण दे रखे हैं। तो एम के ऊपर 60 का कोण, यहाँ पर आपको 60 का कोण बना लेना है इस प्रकार से, और ओ के ऊपर 105 का कोण, तो इसके ऊपर ओ के ऊपर आपको 105 का कोण बना लेना है। इस प्रकार से कोण आ जाएगा आपकी 105 का। तो ओ से इधर की ओर 105 डिग्री का कोण बना लेना है। थोड़ा सा लंबा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। ये तो ओ आ गया, ओ से ये 105 का कोण बना दिया हमने, और यहाँ पे हमने 60 का कोण बनाया। अब एक और कोण बनाना आपको, कोण इस पे आर पे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि आर कहाँ पे, लेकिन हमको ओ आर दे रखा है। तो प्रकार के सहायता से आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। प्रकार को ओ पे रखना है और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ से एक चाप काट देना है। तो ये यहाँ पे आपकी बिंदु आ जाएगा आर। अब आर से आपको 105 डिग्री का वापस कोण बना लेना है, जो कि इधर आपके आगे मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आकृति बनेगी आपकी एम ओ आर ई वाली आकृति बन जाएगी। तो यहाँ भी कोण कितना आएगा आपके 105। लाइन खींची, एम पे कोण, ओ पे कोण, आपको एम ओ दे रखा था, ओ आर दे रखा है, तो इन दोनों को हमने मान लिखे चाप काट दिया। ओ आर का जो मान है वो 4.5 है, तो हमने 4.5 का चाप काटा। आर बिंदु आया, आर पे भी 105 का कोण है, तो हमने 105 का कोण बना दिया यहाँ पे। फिर जो जो काम आपने किया उसको एक अपनी भाषा में रचना के रूप में लिख लेना है। अगला प्रश्न देखो, ये एक बच्चे ने भेजा था मेरे को, उसने कहा कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, शायद वो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ये मेरे को फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझा दो। तो फिर ये आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, सबको एक साथ में समझ में आ जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजें समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोई एक कोण दे रखा हो तो दूसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दे रहा है एच ई कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ई ए कितना है 6 है, और आर कितना है 85। अब आपको इसमें क्या दे रखा है वो देख लो। सबसे पहले एच ई ए आर का कच्चा चित्र बनाओ। एच ई ए आर का कच्चा चित्र बना लिया। एच ई 5 है, ई ए 6 है, और कोण आर बराबर 85 है। अब हम क्या करेंगे, ये अगर आर 85 है तो ये भी क्या होगा 85 होगा, यानी कि ई भी 85 होगा, और ये 85 है तो आपको ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण एच ज्ञात करने के लिए आपको एच ज्ञात करना पड़ेगा। 180 में से हम 85 को घटा लेंगे तो हमारा ये एच वाला जो कोण है वो आ जाएगा। तो ये 10 में से 5 गए तो 5 है, और यहाँ कितना बचेगा आपके, यहाँ बच जाएगा आपके, यहाँ जो बचेगा वो 7 बचेगा। 7 में से 8 नहीं जाते हैं तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। तो इसका मान कितना आएगा आपके 95। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा आपके 95 डिग्री। तो यहाँ पर आप 95 डिग्री का कोण बना देंगे। एक तो तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे 95 डिग्री का कोण बना लेंगे। या फिर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वो ये 5 है तो ऊपर वाला भी 5 हो जाएगा। आपके पास में सारे कोण आ गए, सारी भुजा आ गई। अब आराम से इसका अपने चित्र बना लेंगे। सबसे पहले आपको एक ये बना लेनी लाइन, जिसका नाम देना है एच ई। ये एच ई है, कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की है। फिर आपको दोनों कोण पता है, ये वाला कोण पता है, एच का कोण कितना निकला हमने, एच 95 डिग्री है, तो हम एच के ऊपर 95 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये हमने एच के ऊपर ये 95 डिग्री का कोण बना लिया। और हम ई ए का जो कोण है वो भी ज्ञात कर लेंगे, वो भी हमें पता है कितना है, ई पे कोण 85 है, तो यहाँ ई से हम 85 के ऊपर भी कोण बना लेंगे।
तो ये ई से हमने 85 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको पता है कि ई ए और एच आर, ई ए और एच आर दोनों बराबर हैं। ये 6 तो ये भी 6 हैं। प्रकार से आपको 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है। कहाँ रखोगे प्रकार? एच के ऊपर, और 6 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप काट दोगे, और ई पे रख के भी 6 सेंटीमीटर का चाप काट दोगे। तो आपकी जो आंसर है वो इस प्रकार से दोनों बिंदु आ जाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आपको ए को आर से मिला लेना है। इस प्रकार से जो आकृति बनेगी, ये वाली आकृति आपके एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बन जाएगी, जिसमें ये वाला 6 है, ये वाली 6 है और सामने वाली 5 है। ये 85 है तो ये आर भी आपका 85 होगा और ये आपके 95 हो जाएगा। जो काम किया आपने उसको एक रचना के रूप में लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी ये है कि समय और साधारण ब्याज में आपको आलेख खींचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और बिल्कुल आसान है। ये क्या करना है, ये लाइन खींचनी है, एक आड़ी लाइन खींचनी है, एक खड़ी लाइन खींचनी है। ये ऊपर वाले को एक्स अक्ष पे लेना है, एक्स अक्ष ये आड़ी लाइन पे, ऊपर वाली को आड़ी लाइन पे ले लेना है। कितना कितना है, 1 2 3 4 5, 4 तक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से लाइनें खींचेंगे। 1 के बराबर में 1, 1 के बराबर में 1 साल हो जाएगा। ये कितना है, साधारण ब्याज, तो इस साइड में आप साधारण ब्याज ले लेंगे। कितना लेंगे, एक लाइन के बराबर में 60, 120, 180, 240। तो ये 6 का पहाड़ा बन रहा है। तो हम 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 इस प्रकार से बना लेंगे। 1 के बराबर में 60 है, 1 के बराबर में 60 है और इसमें 1 के बराबर में 1 है। तो ये आपको पैमाना भी लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बना रखा, ग्राफ देख लेते हैं। ये वाला आपके ग्राफ बनेगा ऐसे। एक्स अक्ष पे 1 साल ले लेना है और वाई अक्ष पे 60 का गैप ले लेना है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें पैमाना भी लिखना है फिर आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे कितना है, 1 बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष, 1 2 3 4 तक है। और वाई अक्ष पे कितना है, 1 बड़ा खाना बराबर 60 रुपये। 60 का पहाड़ा बन रहा है ये। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो ये 6 का गैप है, इसमें 60 का गैप है। तो 1 बड़ा खाना बराबर 60 रुपये। यहाँ मान लो 80 का पहाड़ा हो तो 80 ले लेना, 1000 हो तो 1000 ले लेना, जो हो वो पैमाने में लिख लेना है। अब 1 साल का ब्याज 60 रुपये, 2 साल का 120, 3 साल का 180, 4 साल का है 240 रुपये। इन चारों की बिंदु लगा के एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये बिंदु यहाँ पे 0 से होकर गुजरा है, ओ से, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से गुजरता है। तो हाँ, ये मूल बिंदु से गुजरता है। यदि साधारण ब्याज 150 रुपये हो तो समय कितना होगा। साधारण ब्याज कितना है, 150, तो आपको बताना है कि समय कितना होगा। अब 150 कहाँ पे आएगा, 150 जो आएगा वो इस 80 और 50 के 80 और 20 के बीच में आएगा। तो कितने कितने का गैप है, 60 का गैप है। तो हम आधा ले लेंगे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 30। और ये इधर जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। देखो ये तो है आपके 2 वर्ष और ये आपके 3 वर्ष, इन दोनों के बीच में आएगा आपके ये वाला। तो ये कितने साल में आएगा आपके, 2.5 वर्ष में। तो 150 रुपये जो है ब्याज है वो कितने का होगा, वो 2 सही 1/2 वर्ष का होगा। और मूल बिंदु से गुजरता है तो हाँ गुजरता है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर समझाने की कोशिश की है। इसकी PDF मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा आज, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो नीचे जो आप अपना नाम ज़रूर लिखना, देखें मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है। ठीक है, आप अपना नाम मुझे कमेंट करके मुझे बताना। प्ले स्टोर से अपना ये ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक भी नीचे दे रखा है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम कमेंट करके बताना मुझे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ किस किसने वीडियो अपना पूरा देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। 1 घंटा आपको जिस वीडियो को हो गए हैं, 1 घंटे में मैंने पूरा पेपर आपके सोल्व करके बता दिया है। और आपकी कोई भी समस्या हो, सवाल समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको जो उसमें समझा दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर क्या है अपने, व्हाट्सएप नंबर ये रहा अपने 75 68 35 00 69। इस नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे फ़ोटो खींच के तो मैं उसका समाधान आपके
भेज दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक खूब पढ़िए, मस्त रहिए और फैक्ट पेपर के चक्कर में, रियल पेपर के चक्कर में ना पढ़ें। जो मेहनत करेंगे वो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वीडियो को शेयर करना है।